जिसके ऊपर लिखा हुआ फ्रॉम द डेस्क ऑफ ए खान, उसके नीचे हैंड रिटन नोट लिख के रजत शर्मा जो मेरे एडिटर थे उनको भेज रहा है। ये अंतर खाते का अफवाह फैलाने की कोशिश की कि बलजीत परमार कहीं ना कहीं सिख टेररिस्टों से मिला हुआ है, इसलिए उनकी बात करता है। मैं टेररिस्ट की बात नहीं करता था, मैं सिखों की बात करता था। सिख टेररिस्ट नहीं होते। वहाँ पे 4 लाख सिख मुंबई में रहते थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। मैं तो उनकी प्रॉब्लम्स की बात करता। तो रजत शर्मा से उन्होंने बात की, मेरी कंप्लेंट की कि बलजीत परमार आपके अखबार में काम करता है और ये आदमी सिखों का, टेररिस्टों का हमदर्द है, इज अ सिंपैथाइजर। रजत शर्मा को मौका मिल गया मेरे से बदला लेने का। मैंने सिख एक्सट्रीमिस्ट को बहुत करीब से देखा। जैसे मैं सेक्टर 7 में रहता था तो मेरे घर के ऊपर वाले मंजिल पे जिंदा, सुखा और निम्मा जो 3 जनरल वैद्या मर्डर केस के जो 3 मेन अक्यूज थे, ये किराए पे मेरे घर के ऊपर फ्लोर पे रहते थे। मुझे मालूम नहीं था। बाद में जब वो वहाँ से भागे अपनी गंद लेके 3 मई 1986 को, 3 मई 1986 को, तो अगस्त को जाके 10 अगस्त को उन्होंने जाके जनरल वैद्या का मर्डर किया पूना में। तो वो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी, लेकिन उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए वो जो इन्वेस्टिगेशन होती रही उसमें ये एंगल लाया गया कि कहीं ऐसा न हो कि बलजीत परमार ने उनको शरण दी थी यहाँ रखने की। बलजीत परमार भी सरदार, ये भी सरदार। खिंडीपाड़ा एनकाउंटर हुआ, मांडव में गोली चली, बड़ौदा में जाके बलदेव सिंह टेररिस्ट को मारा गया। तो मेरे जो रिपोर्टिंग होती थी वो क्रिटिकल होती थी। और उसमें जब लोखंडवाला का माया ढोल्स का एनकाउंटर हुआ, उसको मैंने बोला, जब एक आदमी हाथ खड़े करके बोल रहा है कि मुझे मत मारिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरा नाम माया ढोलस है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे गोली मत मारिए, उसके बाद आपके उसको 50 गोलियां मारते हो, ये एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। तो मैं ये बेसिक सवाल उठाया करता था, जिससे वो खान साहब बड़े परेशान थे। पुलिस कमिश्नर के सामने, हमारे जर्नलिस्ट यूनियन के अहदेदारों के सामने और मेरे सामने ए खान साहब ने माफ़ी मांगी कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज गुरुवार के दिन आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है। लास्ट गुरुवार को हमने जो रजत शर्मा, प्रभु चावला और इस किस्म के और जो गोदी एडिटर, गोदी जर्नलिस्ट जो पत्रकारिता के नाम पर देश के हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश में आज से नहीं कई दहाकों से लगे हुए हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। बहुत से लोगों ने देश विदेश से अपने कमेंट्स भी दिए, फ़ोन भी किए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मैसेंजर पे भी उनके मैसेजेस आए हैं और लोगों ने इस हकीकत को पसंद किया कि गोदी मीडिया की जो हिडन एजेंडा जो उनका है उसको जैसे भी हो उसको देश भर में नेशनल लेवल पे एक्सपोज करना चाहिए। तो उसकी एक कड़ी आगे उस आपकी रिस्पांस जो आपने मेरी इस चैनल को, बलजीत परमार फॉर यू को जो आपने हुंगारा दिया है, एक रिस्पांस दी है, उसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसको आप लाइक भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और कमेंट्स जो आपने जो सैकड़े कमेंट्स दिए हैं आपने, इसी तरह आगे वाले एपिसोड में भी आप अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि हम आपकी जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी पसंद है, जो आपकी जो आपको लगता है, अच्छा लगता है, जानना चाहते हैं, वो बातें हम कर सकें। तो इस गुरुवार वाले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो पत्रकारिता से रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उनकी कुछ बातें ज़्यादा किया करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है।
जैसे कहते हैं कि डॉग नेवर बाइट्स अ डॉग, तो हमारी पत्रकारिता में भी हम पत्रकार दूसरे पत्रकार पे कोई टिप्पणी करने से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, कि मेरी कोई मंशा बुरी नहीं है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो एक सुधार के लिए बोलता हूँ। पत्रकारों को एक उनकी जो अहम रोल है सोसाइटी में, वो उनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक कामयाब होऊंगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन कोशिश जारी रखूंगा। इसी कड़ी में मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब मुंबई में एक दौर था, जब सिख मूवमेंट जब पंजाब में चल रही थी, दहशतगर्दी की मूवमेंट उसको बोलो, टेररिस्ट की बोलो, या अगलाववादी लोगों की बोलो, जो किसी न किसी तरह पंजाब में एक इतना बड़ा बुरे दौर से पंजाब निकला था। तो हम जैसे लोग जो पंजाबी बाहर बैठे थे, मैंने अपने आप को कभी पंजाब से दूर नहीं समझा। तो मुंबई में बैठ के भी मेरे दिल में दर्द रहता था पंजाबियों का, सिखों का, हिंदुओं का, या ऐसे कुछ लोग जो प्रदेश में बैठे थे, उनकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ उनकी कुछ उनकी लिमिटेशंस जो थी सोसाइटी में, तो मैं उनको हाईलाइट जरूर करता था। तो इस तरीके से जब मैं न्यूज़पेपर में ऐसे लोगों की न्यूज़ आइटम्स या कहानियां या एक्सक्लूसिव स्टोरीज या इश्यूज डिस्कस करता था, तो बहुत से लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो इसलिए करता था कि मैं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझता हूँ, जानता हूँ। दूसरे लोगों को समझने में समय लगता और शायद वो बयानी में एक गलत बयानी भी हो जाती, तो इसलिए मैं थोड़ा ओवर इंटरेस्ट जरूर लेता था। वो शायद मेरी कमजोरी हो सकती है, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। इसी दौर में वहाँ पे एक ऑफिसर आए, ए खान उनका नाम था, IPS ऑफिसर थे, एडिशनल कमिश्नर के ओहदे पे, जो DIG का रैंक होता था उस जमाने में। तो वो एक ATS के चीफ थे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के। उसके पहले 4-5 सिख टेररिस्टों के साथ उनके एनकाउंटर हो चुके थे। बलदेव सिंह का एनकाउंटर, खिड्डीपाड़ा का एनकाउंटर, बड़ौदा का एनकाउंटर, इस किस्म के काफ़ी हादसे, विक्रोली एनकाउंटर, ये सिख लोगों के साथ हुए थे। तो उनका एक इमेज बन गया था कि वो एंटी टेरर एक्सपर्ट है, या टेररिस्टों से डील करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुझे मालूम थी अंदर की खबरें कि ये एक टेरर के साथ लड़ाई से ज़्यादा एक एजेंडा के रूप से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि जो ATS था वो टोटली इलीगल ATS था। उस ATS को सरकार ने नहीं बनाया था, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, कोई सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं था, कोई सरकार ने स्टाफ स्ट्रेंथ उसकी नहीं मुकर्रर की थी, कोई सरकार ने उसके लिए सेपरेट बजट मंजूर नहीं किया था, कोई गवर्नमेंट गैजेट उसका नहीं निकला था, किसी असेंबली ने उसको मंजूरी नहीं दी थी। एक अपनी मर्जी से एक शख्स ने मौके का, हालात का फायदा उठाते हुए अपने पुलिस कमिश्नर की मदद से, या जो होम मिनिस्टर था उसकी मदद से, एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना लिया। जरूरत तो थी, इस किस्म का स्क्वाड चाहिए था, मुंबई को उसकी बहुत जरूरत थी, मैं मानता हूं, लेकिन वो लीगल नहीं था, उसकी लीगैलिटी नहीं थी। जब तक आप लीगल तौर पे कोई पुलिस जो एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, अगर पुलिस ही कानून के खिलाफ काम करेगी तो कानून को मानेगा कौन? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। मैंने ये इशू बहुत बड़े लेवल पे रेज किया, और अल्टीमेटली वो स्क्वाड को सरकार ने खंडित किया, उसको डिसबैंड किया, और उसकी वजह उसके बाद नए तरह से सिस्टमेटिकली एक महाराष्ट्र स्टेट का पूरी का, ये तो खाली मुंबई पुलिस का ATS था, एक नकली बनाया हुआ, इलीगल बनाया हुआ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बाद में लीगली बनाया, और उसको स्टेट लेवल पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो सरकार ने बनाया, वो मेरी एक कामयाबी थी, मेरा एक सस्टेन्ड एफर्ट था, जो मैंने इस स्क्वाड की कमियां बता के सरकार को मजबूर किया कि इसको लीगल सेंक्टिटी होनी चाहिए। खैर, तो वो जो ऑफिसर थे खान साहब, वो उनको मेरे से कुछ नाराजगी होगी कि ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उन्होंने इसको एक पहले तो ये इशू बनाने की कोशिश की कि मैं बीइंग बिलोंग टू ए सिख फैमिली, तो मैं बलजीत सिंह परमार की वजह बलजीत परमार लिखता था, तो उसको ये बैकग्राउंड मेरी निकाली उसने।
तो उसने मेरे खिलाफ एक पत्रकारों के बीच में जो क्राइम कवर करते थे, जब पॉलिटिक्स कवर करते थे, ये अंदर खाते का अफवाह फैलाने की कोशिश की कि बलजीत परमार कहीं ना कहीं सिख टेररिस्टों से मिला हुआ है, इसलिए उनकी बात करता है। मैं टेररिस्ट की बात नहीं करता था, मैं सिखों की बात करता था। सिख टेररिस्ट नहीं होते। वहाँ पे 4 लाख सिख मुंबई में रहते थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। मैं तो उनकी प्रॉब्लम्स की बात करता था। हुआ कुछ ऐसे कि इस इंसिडेंट्स के पहले बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहाँ मैंने सिख एक्सट्रीमिस्ट को बहुत करीब से देखा। जैसे मैं सेक्टर 7 में रहता था तो मेरे घर के ऊपर वाले मंजिल पे जिंदा, सुखा और निम्मा जो जनरल वैद्या मर्डर केस के जो 3 मेन अक्यूज थे, ये किराए पे मेरे घर के ऊपर फ्लोर पे रहते थे। मुझे मालूम नहीं था। क्लीन शेवन थे, यंगस्टर थे और बहुत सारे लोग किराए पे रहते थे वहाँ पे। तो मैंने कभी ये भी नहीं मालूम पड़ा कि ये पंजाबी हैं या सिख होना तो बहुत दूर की बात है। वो क्लीन शेवन थे और अच्छे, और वहाँ पे सब लोगों को ये बोल के रखा हो तो हम तो खालसा कॉलेज के स्टूडेंट हैं, राजस्थान से आए हैं, तो राजस्थानी पंजाबी यंगस्टर एक जैसे लगते हैं सब, मुझे क्या लेना देना। बाद में जब वो वहाँ से भागे अपनी गंद लेके 3 मई 1986 को, 3 मई 1986 को, तो अगस्त को जाके 10 अगस्त को उन्होंने जाके जनरल वैद्य का मर्डर किया पूना में। तो वो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी, लेकिन उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए वो जो इन्वेस्टिगेशन होती रही उसमें ये एंगल लाया गया कि कहीं ऐसा न हो कि बलजीत परमार ने उनको शरण दी थी यहाँ रखने की। बलजीत परमार भी सरदार, ये भी सरदार। तो वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। लेकिन वहाँ डीएस सोमन पुलिस कमिश्नर थे तभी, वो मुझे जानते थे अच्छी तरह। उसके पहले डीएस सोमन को की नजर में एक और इंसिडेंट था। यहाँ पे एक सिख एक्सट्रीमिस्ट बॉम्बे आया, मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, मुझे मिला आके और मेरे से उसने बाल ठाकरे के घर का रैकी करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ चलो। मैंने क्यों चलूं भाई? बोलता हम उसको बाल ठाकरे को मारना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी स्टोरी थी मेरी। तो सोमन को मालूम था, पुलिस कमिश्नर को। खैर वो आदमी तो भाग गया, बट सोमन न्यू कि बलजीत परमार ऐसे कामों में दखल नहीं देता है, बल्कि ऑन द अदर हैंड ही हैज हेल्प द पुलिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये क्राइम सॉल्व करने में। तो वो कुछ ऐसी फीलिंग थी। उसके बाद जब खिंडीपाड़ा एनकाउंटर हुआ, मांडव में गोली चली, बड़ौदा में जाके बलदेव सिंह टेररिस्ट को मारा गया, तो मेरे जो रिपोर्टिंग होती थी वो क्रिटिकल होती थी। और उसमें जब लोखंडवाला का माया ढोल्स का एनकाउंटर हुआ, उसको मैंने बोला, जब एक आदमी हाथ खड़े करके बोल रहा है कि मुझे मत मारिए, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मेरा नाम माया ढोलस है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे गोली मत मारिए, उसके बाद आपके उसको 50 गोलियां मारते हो, ये एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। तो मैं ये बेसिक सवाल उठाया करता था, जिससे वो खान साहब बड़े परेशान थे। उसके लिए मुझे वो अपना तंग करने के लिए एक तो मैंने उनके टेररिस्ट स्क्वाड के खिलाफ लिखता था, फिर उनकी कार्रवाई के खिलाफ लिखता था। और उनको गुस्सा तो आना था, एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन मुझे सिख टेररिस्ट का सिंपैथाइजर बनाना, या उन्होंने एक मेरे एडिटर थे मिस्टर रजत शर्मा, अभी पिछले वीरवार हमने उनकी बात की थी, आपने सुनी है। तो रजत शर्मा से उन्होंने बात की, मेरी कंप्लेन की कि बलजीत परमार आपके अखबार में काम करता है और ये आदमी सिखों का, टेररिस्टों का हमदर्द है, इज अ सिंपैथाइजर। तो ही स्टॉप्ड अ स्टेप शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग मी अ टेररिस्ट, मुझे सिंपैथाइजर बना दिया। तो रजत शर्मा ने इसको बोला कि आप एक काम कीजिए। तो हम भी थोड़ा उससे एक हमें भी परेशानी काफ़ी दे रहा है वो आदमी, क्योंकि हमने रजत शर्मा के खिलाफ एक अपनी यूनियन की तरफ से एक मूवमेंट चला रखी थी अपने वहाँ से निकालने के लिए, बिकॉज ही वॉज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द डेली, ये बोर्ड लगे होते थे। तो रजत शर्मा को मौका मिल गया मेरे से बदला लेने का, तो मुझे मेरी जगह दिखाने का उसकी भाषा में। उसने बोला कि आप खान साहब एक काम कीजिए, आप मुझे लिख के भेजिए तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। अब बड़ी हैरानी की बात है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी रैंक का ऑफिसर, वो आदमी अपने हाथ से एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे
जिसके ऊपर लिखा हुआ फ्रॉम द डेस्क ऑफ ए खान, उसके नीचे हैंड रिटन नोट लिख के रजत शर्मा जो मेरे एडिटर थे उनको भेज रहा है कि बलजीत परमार सीम्स टू बी ए सिंपैथाइजर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो इसके ऊपर आप कोई एक्शन लीजिए या आप देखिए इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। तो रजत शर्मा ने मुझे बुलाया अपनी कैबिनेट में एक दिन, बोले ये देखिए आपके खिलाफ शिकायत आई है, एटीएस के चीफ ने आपकी शिकायत की है, आप इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा शर्मा जी जवाब आप कौन होते हो मांगने वाले मेरे से? वो एक पुलिस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, अगर उसको मेरे से कोई शिकायत है तो जवाब वो मेरे से मांगे। आप बीच में बिचौले क्यों बनते हो? आपका क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है इसमें मेरे से सवाल का जवाब मांगने का? हाँ, न्यूज़पेपर में मैंने कोई गलत खबर छापी, अगर उस खबर के ऊपर किसी को इतराज़ है, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आया है या उसमें मैंने कोई गलत बयानी की है अपनी न्यूज़ में, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी के कहने पे आप मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगो तो मैं नहीं दूंगा, ये आप गलत हो इसमें, और ये आप जानबूझ के मुझे हरास करने के लिए आप इस किस्म के प्रपंच रचा रहे हो, उसको बोल के आपने लेटर मंगवाया, मुझे इस बात का भी नॉलेज है। खैर मैंने कहा मुझे लेटर दीजिए तो मैं देखता हूँ क्या करना है। ही रिफ्यूज टू गिव मी द लेटर। खैर मैंने किसी और अपने तरीके से अपने कलीग के थ्रू उस लेटर की एक कॉपी मैंने जेरॉक्स कॉपी रजत शर्मा से निकाल ली। वो लेटर लेके मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके बॉम्बे यूनियन जर्नलिस्ट के ऑफिस में गया, जो हमारी मुंबई के जर्नलिस्टों की बड़ी पावरफुल यूनियन हुआ करती थी उस जमाने में, बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, BUJ। उसके एक अहदेदार हुआ करते मुझसे जतन मेहता, वो आज भी हैं, हमारी प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं, और मैं भी शायद उस टाइम पे एक कमेटी मेंबर था। तो मैंने वो लेटर जाके यूनियन में दिखाया कि देखिए ये मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, एक आईपीएस ऑफिसर और एक एडिटर, एक रिपोर्टर के खिलाफ साजिश रच रहा है कि मैं हकीकत लोगों के सामने बयान नहीं कर सकूं और हकीकत सामने सबके सामने ला नहीं सकूं। तो यूनियन आल्सो टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ इट। तो उन्होंने बोला आप एक पुलिस कमिश्नर नाम पे एक लेटर तैयार कीजिए। मैंने वहीं पे यूनियन के ऑफिस में बैठ के टाइपराइटर पे पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर एस रामामूर्ति, उनके नाम पे मैंने एक लेटर बनाया कि ऐसे ऐसे करके आपके ऑफिसर ने मेरे एडिटर को मेरी शिकायत की है, जबकि उसको चाहिए था कि अगर उसको मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है, जो कोई शिकायत है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए था। तो ये कॉन्स्पिरेसी है बलजीत परमार को बदनाम करने की और उसको तकलीफ में लाने के लिए। तो एक लेटर बना के बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लेटर हेड पे हम वो टाइप करके, तो मेरे साथ दो अहदेदार जतन मेहता और एक और थे, उनका मैं नाम भूल गया अभी, तो हम तीनों जन वहीं से हम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे लेटर लेके। तो रामामूर्ति वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। हालांकि मैंने काफ़ी उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी किया, बाद में वो केस विड्रॉ भी किया, वो बाद की बात है। बट ही वॉज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, वेरी गुड ऑफिसर अदरवाइज, और कानून का पालन करने वाले थे। मेरे इशू कुछ और थे जो मैंने रेज किए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज थे। तो उन्होंने जब लेटर दिखाया तो ही गॉट एग्री, बोलते ऐसे कैसे मेरा एक सीनियर ऑफिसर, एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर इज हेडिंग एन ATS, वो ऐसा बचकाना काम कैसे कर सकता है? अपने हाथ से लिख के दे रहा है कि बलजीत परमार इज सिंपैथाइजर ऑफ टेररिस्ट। तो घंटी बजाई, बोले बुलाओ उसको। तो हवलदार गया, उनको बुला लिया, आ गए, उनको वो लेटर दिखाया, वो जो जेरॉक्स कॉपी, वो रामामूर्ति साहब ने पूछा उसको कि ये लेटर आपने लिखा है, आपका हैंड राइटिंग है? बोलता हाँ जी। बोलते यू सिली मैन, हाउ कैन यू सच अ सिली मिस्टेक? एक काम करो, कोई बलजीत परमार के खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? वो ही डिडंट रिप्लाई, चुप करके खड़ा रहा। तो राममूर्ति ने बोला कि अगर आपके सबूत है तो अरेस्ट करो, मेरे सामने अरेस्ट करो इसको, आई विल सी टू इट द जस्टिस डन। अब सबूत हो तो कार्रवाई करे। तो बोले कोई सबूत नहीं है तो फिर माफ़ी मांगो। तो हम पुलिस कमिश्नर के सामने, हमारे जर्नलिस्ट यूनियन के अहदेदारों के सामने और मेरे सामने ए खान साहब ने माफ़ी मांगी कि सॉरी मेरे से गलती हो गई और आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वो लेटर जो था पुलिस कमिश्नर ने रख लिया, बोलते लीव इट फॉर विद मी। तो आप अगर आप संतुष्ट हो
इफ़ यू आर हैप्पी तो इसको मामले को यहाँ ख़त्म करें। अगर कुछ और कार्रवाई चाहते हो तो रेडी टू डू दैट आल्सो। ये देखिए, मैं मुंबई पुलिस की प्रोफेशनलिज्म की एक एग्जांपल देता हूँ पत्रकार लोगों को खास तौर पे, कि अगर आप सच्चे हो, अगर आपके साथ ट्रूथ है, आपके पास फैक्ट्स हैं, तो आप बड़े से बड़े आदमी के साथ भी टक्कर ले सकते हो। अगर आप डर के घर बैठ जाता, मैं तभी के इतने बड़े ऑफिसर ने मेरे को टेररिस्ट का इल्ज़ाम लगा दिया, सिंपैथाइजर का, मैं वहाँ से घर से भाग जाता तो मैं वांटेड हो जाता, टेररिस्ट हो ही गया था। तो ये असूलों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत जो है, ये हम सब पत्रकारों को रखनी पड़ेगी। और वही कारण था कि हमारे डेली अखबार के सब पत्रकारों की जो एक एकता थी, एक यूनिटी थी, उसके सामने रजत शर्मा जैसे एडिटर को भी वो भागना पड़ा अपना बैग लेके वहाँ से। ये पत्रकारों की सच्चाई की जीत थी, उसमें मेरी कोई जीत नहीं, किसी और की जीत नहीं है। तो ये एक मैसेज जो है मैं इस किस्से के थ्रू आपको बताना चाहता था कि आपके ऊपर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगेंगे, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज भी होंगी, आपको छोटा दिखाने की कोशिश भी होगी, आपको डराया धमकाया भी जाएगा। बट प्लीज नेवर कम टू प्रेशर। हमें प्रेशर के सामने झुकना नहीं है। ये एक मैसेज इस आज के ये वीरवार के दिन मैं आपको सबको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन आपके एक रिस्पांस की हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगी कि आपको ये कैसा लगा, पूरा किस्सा, पूरा वृत्तांत, पूरी हकीकत, और इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके जो सच के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो उसके लिए हमें आपकी हमेशा की तरह मदद चाहिए होगी। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ जरूरी है, और जितनी आप कोशिश कर सकें आप कीजिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीरवार तक फिर एक उम्मीद के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।